हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग 71st बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं पीवाईक्यू लेके हर दिन। ठीक है, आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल पे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। हम लोग एईडी यूक्लिड डेली टारगेट भी देते हैं और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। तो चलिए डे 11 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो डे 11 में डे 11 में क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था कि इंडियन फेडरलिज्म इज़ फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड। पहला, एन एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अ कमिटमेंट टू अ लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। 38 मार्क का क्वेश्चन था, 69th बीपीएससी में था। तो आपको पता होगा कि बी आर अम्बेडकर जी ने फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म को बोला है कि फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। 7 शेड्यूल के अंडर हमारा पावर डिवीजन की बात करी है जिसमें वेरियस लिस्ट की बात है, ठीक है। और बट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग लिस्ट तो है, बट हमारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन भी है। अब जैसे वो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो या इंटर स्टेट रिलेशन की बात हो, जैसे आप जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, स्टेट सेंटर कोऑपरेशन वेरियस क्राइसिस मैनेजमेंट में, जैसे कि कोविड-19 की बात। तो जो पहला एस्पेक्ट था सब क्वेश्चन में, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग में डाला है, इंडियन फेडरलिज्म एम्ब्रेसिंग स्टेट बेस्ड कल्चर। कैसे उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करिए, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स भी आप एक कुछ नेशनल लेवल पे देते हैं और स्टेट लेवल पे अगर रिलेट करके उस चीज़ को लिखते हैं तो बेटर रहता है। जैसे कल्चरल ऑटोनमी ऑफ स्टेट है, ठीक है, 8 शेड्यूल में प्रोटेक्ट लैंग्वेज को करा जाता है। आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटी के कल्चर को, उनके लैंग्वेज को। पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें स्टेट लेवल पे, तो आपको पता होगा कि दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है या फिर केरला का जो डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट होता है, या फिर तमिलनाडु का मनरेगा या पीडीएस इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है। हमारा सोशियो कल्चरल वेलफेयर स्कीम जो है जीविका, ठीक है, स्टेट लेवल पे बिहार में आपको पता होगा कि ये रीजनल प्रायोरिटीज़ को, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन को प्रायोरिटीज़ मिलती है। ये इससे अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट की बात करें तो हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होता है, साइडलाइन होता है। जैसे मैथिली को तो 8 शेड्यूल में प्रोटेक्ट करा गया है, लेकिन भोजपुरी और मगही को अभी भी नेशनली अनरिकॉग्नाइज्ड है ये, ठीक है। सेंटर हमारा क्या कर सकता है, स्टेट के क्रूशियल एरियाज में उसको, उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे आप कई बार सुनते होंगे कि आर्टिकल 356 का मिसयूज होता आ रहा है, खास करके 1970-80s में काफ़ी केसेस हुए थे इसके। और काफ़ी सेंट्रलाइज लेजिस्लेशन की बातें होती है स्टेट मैटर पर, ठीक है। जैसे रिसेंट अभी जो फार्म प्रोटेस्ट था 2020 में, वो इससे ही रिलेटेड था कि स्टेट मैटर में थोड़ा इंटरफेरेंस हो रहा था। सेकेंड जो सब क्वेश्चन था कि इंडियन फेडरलिज्म एज अ कमिटमेंट टू लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट की बात करें तो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनियन है। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 356 जो है सार्वभौमिक के सेफ गार्ड पुट करता है और यूनिटी को इंश्योर करता है। नेशनल प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें हमारा सेंटर का फंड रहता है और स्टेट का एग्जीक्यूशन रहता है। जैसे आयुष्मान भारत की बात करें, पीएम किसान योजना की बात करें। बिहार में हमारा क्या हो रहा है ना कि सेंट्रल असिस्टेंस जो हो रहा है, जैसे फ्लड मैनेजमेंट की बात करें या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, उसमें कोऑर्डिनेटेड नेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं ना कि पॉलिटिकल कमिटमेंट के लिए ना जो इंडियन फेडरलिज्म है उसके फेवर में बात कर रही है। अब कैसे हैम्पर करती है, कैसे आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में। तो जैसे स्टेट है, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो हमेशा मतलब अक्सर सेंटर को एक्यूज करते हैं फंड को होल्ड करने, विथ होल्ड करने का, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिवेटेड रीजन रहता है, ऐसा एलिगेशन है उनका। महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिखता होगा बिहार और यूपी से। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट गैप परसिस्ट हो रहा है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें
तो बहुत सारे स्टेट में इसका बैकलेस डिबेट हो जाता है, मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं। सॉरी, कॉजेज़ की बात करें इंडियन फेडरलिज्म में, इंडियन फेडरलिज्म का जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हिस्टोरिकल नेसेसिटी था। आपको पता होगा कि पोस्ट पार्टीशन हमारे 500 प्लस प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनको सेंट्रलाइज करना ज़रूरी था और उसी सेंट्रलाइजेशन में ये चीज़ें हुई है। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात होती थी। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश 1956 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बट उसको सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड रखना ज़रूरी था। तो इसीलिए ओवरऑल ये सारे जो रीजन थे, जैसे सेंटर हमारा क्या करता है, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो बहुत सारे रीजन्स थे जिसके कारण जो इंडिया का जो यूनिक फेडरलिज्म है ना, वो आपको देखने को मिलता है। क्या क्या इम्प्लीकेशंस है इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के, तो स्टेबल रहता है, डाइवर्सिटी में भी काफ़ी स्टेबल है, पीसफुल स्टेट रिक्रिएशन, जैसे तेलंगाना हुआ 2014 में तेलंगाना का क्रिएशन हुआ, तो काफ़ी पीसफुल था ऐसा। मतलब सोशल इक्विटी की बात होती है, फिजिकल ट्रांसफ़र की बात होती है, जैसे बिहार ज़्यादातर अपना जो है फंड सेंट्रल ग्रांट्स के थ्रू रिसीव करता है। पॉलिटिकल फ्रिक्शन, अब देखिए इसी में थोड़ा इम्प्लीकेशन, ऊपर थोड़ा पॉजिटिव था, अब थोड़ा निगेटिव इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। ये थोड़े निगेटिव हैं, ऊपर पॉजिटिव हैं, ये दोनों, ये जेनरिक बोले। पॉलिटिकल फ्रिक्शंस होते हैं, निगोशिएशन, जीएसटी कॉम्पेंसेशन में आप सुनते होंगे, अक्सर डिबेट होते हैं कि उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप होता है। आप दिल्ली में बहुत सारा देखते होंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिसिंग है उसमें फ्रिक्शन होते रहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कोऑपरेटिव मैकेनिज्म को, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए जो कि हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। एम्पावर करना चाहिए स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल को, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए नेशनल जो मेजर नेशनल लॉज है ना बनाने से पहले। फिजिकल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ग्रेवनिल ऑस्टिल ने बोला था कि इंडियन मॉडल जो है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ न्यू ऑर्डर, जो कि एडेप्टिव है, यूनिक है और यूनिक है इंडिया के लिए। और इंडियन फेडरलिज्म ना तो पूरी तरह फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी, बट ये क्या है, लिविंग शैम्पनी है, जो मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमेशा अडॉप्ट कर रहा है। आप वेरियस एग्जांपल्स ले सकते हैं इसका, ठीक है। और ओवरऑल इंडियाज स्ट्रेंथ इज़ नॉट यूनिफॉर्मिटी बट द हार्मोनी ऑफ डिफरेंसेस, बट हार्मोनी इन द डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये रहा हमारा डे 11 का क्वेश्चन। आप अगेन इसमें पॉइंट्स अच्छे अरेंज है, स्ट्रक्चरिंग थोड़ी बेटर है, हैंड राइटिंग का आपको हमेशा फ़ायदा मिलता है। आप चाहें तो इंट्रो को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पॉइंट्स थोड़े से बेटर हो सकते हैं, राइटिंग पे काम किया जा सकता है इसमें। जब प्रेजेंटेशन सही होगा तो पॉइंट्स अच्छे विजुअल होते हैं, ठीक है। तो बाकी और कुछ ऐसा इसमें है नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, ठीक है। थैंक यू।